नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज की तारीख में आज के समय के हीरो राहुल गांधी हैं। इसको कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आज बात उन्हीं पर करूंगा। अपनी पदयात्रा के क्रम में राहुल गांधी मुजफ्फरनगर पहुंचे और उनके पीछे भारी भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरनगर को संघ और भाजपा की कई प्रयोगशालाएं हैं इस समय पूरे हिंदुस्तान में। मुजफ्फरनगर उनमें से एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में मुजफ्फरनगर में जब राहुल गांधी के पीछे भारी भीड़ उमड़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होना स्वाभाविक था। अब यह आश्चर्य क्यों हुआ और राहुल गांधी के पीछे इतनी भारी भीड़ क्यों उमड़ी होगी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लें तो बेहतर होगा। उससे समझने में चीज़ों को थोड़ा सा आसानी होगी। बैकग्राउंड जानने के पहले हमको थोड़ा सा चलना चाहिएगा, क्योंकि इस समय जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं और अभी आने वाले लंबे समय तक जो भी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं की जड़ हमको जो है आमतौर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मिलती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ तो उस समय कांग्रेस सबसे पहले बनी और कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने प्रभाव जमाना शुरू किया। लेकिन कांग्रेस एक तरीके से अपने स्वतंत्र अस्तित्व में महात्मा गांधी के बाद आई और उस समय कांग्रेस का एजेंडा भी फिक्स हो गया। नो डाउट उसमें अंग्रेज़ों का भी अच्छा खासा रोल था, और वो एजेंडा ये था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो पुराना विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, उस वर्ग के विशेषाधिकार कम करके और एक ऐसा भारत तैयार करना है जिसमें सब लोगों के लिए उन्नति का अवसर हो। और जाहिर सी बात है, इसके लिए लोकतंत्र की ज़रूरत थी। तो लोकतांत्रिक समानता और भाईचारे वाला समाज बनाने की कांग्रेस की एक सोच थी, और वो सोच धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये सोच सन 1920 मोटे तौर पर 1915 में महात्मा गांधी आए, और 20-22 तक आमतौर पे ये सोच स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस कैसा भारत बनाना चाहती है। और जाहिर सी बात है, अंग्रेज भी कहीं न कहीं अपने पीछे वैसा ही भारत छोड़ जाना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों का भी समर्थन कांग्रेस को हासिल था। जब ये सोच स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पुराने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है उसके विशेषाधिकारों को खत्म करके एक नया भारत बनाना चाहती है, तो ऐसे में फिर 1925 के आसपास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रादुर्भाव हुआ, जो मोटे तौर पर पुराने परंपरागत सिस्टम को चाहता था कि भारत उसी सिस्टम पर चले। ये एक इसलिए एक भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आविर्भाव हुआ, उसको बनाया गया। और कहीं न कहीं अपने उद्देश्यों के लिए इस संगठन को भी इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेज़ों ने इसको भी अपना वरदहस्त दिया। बहरहाल समय आगे बढ़ता गया और भारत स्वतंत्र हुआ, और कांग्रेस भी स्वतंत्रता के बाद भारत की व्यवस्था पर काबिज हुई, और कांग्रेस ने अपने हिसाब से ही भारत को नई दिशा की ओर मोड़ा। ये सब जानते हैं, हालिया घटना है। अब बात आती है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, इन लोगों ने, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद के दिनों में करीब मोटे तौर पर 38 साल शासन किया, इन लोगों ने, जो ये दोनों प्रधानमंत्री तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ घूम घूम करके, हाँ, और शास्त्री जी को भी मैं उसमें शामिल करूंगा, हालांकि उनका कार्यकाल बड़ा थोड़ा है दुर्भाग्य से। इन लोगों ने, प्रधानमंत्री तो थे ही थे, लेकिन लगातार घूम घूम करके कांग्रेस की जो सिद्धांत थे और कांग्रेस की जो कार्यशैली थी और कांग्रेस की जो सोच थी, उसके बीच में लगातार लोगों के बीच में घूमते रहते थे। तो इसलिए कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचारधारा जो थी वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचती रहती थी। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, उससे लोग आपको समझने में आसानी होगी कि सारी व्यस्तताओं के बावजूद इंदिरा गांधी अपने यहाँ पर 1 घंटे का जनता दरबार लगाती थी। उसमें उससे कोई भी पूरे हिंदुस्तान भर से आया कोई भी आदमी उनसे मिल सकता था और अपनी समस्या बता सकता था। ये एक बहुत अनूठा प्रयोग था जो इंदिरा गांधी ने किया। बहरहाल उसके बाद एक तरीके से थोड़ा वंशानुगत शासन भी सामने आया, राजीव गांधी भी सामने आए, और राजीव गांधी ने बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी से समझा और उस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन चूंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए थे, इसलिए वो लड़खड़ाए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने थोड़ा छल और थोड़ा और साधनों के बल पे उनको पदस्थ किया। लेकिन बहरहाल वो दोबारा शासन में आते, इसके पहले उनकी दुर्भाग्यपूर्ण से मौत हो गई। उसके बाद फिर नरसिंह राव आए, और फिर वो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का भी दौर आया मोटे तौर पर। लेकिन ये जो दौर था, ये दौर ऐसा था कि
ये जो भी सत्ता लोगों को, चाहे नरसिंह राव रहे हों और चाहे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का दौर रहा हो, इस दौर में कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा फैलाने की जो एक परंपरा थी वो खत्म हो गई। और इस परंपरा, इस मतलब इस ये जो घटना घटी कि कांग्रेस का शासन तो रहा लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों को फैलाने की परंपरा खत्म हो गई। आप ठंडे दिमाग से देखें तो इसी दौर में संघ और भाजपा का उदय हुआ। इन्होंने कांग्रेस की संगठन की इस कमजोरी का फायदा उठा करके अपने आप को फैलाया। और इस समय तक इसमें भी कोई शक नहीं है कि काफ़ी हद तक विशेषाधिकार प्राप्त जो वंचित वर्ग था उसका भी क्रोध संचित हो चुका था। और ख़ास तौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां आई, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो या और उधर तो चाहे लालू हो चाहे दूसरे लोग हों, इन लोगों ने संविधान से प्राप्त विशेषाधिकार से जो इनको सुविधाएं मिली और जो इनको अवसर मिले, इसका कुछ तो फायदा भी उठाया और कहीं न कहीं इन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को चिढ़ाने का भी काम किया। नतीजे में भाजपा पूरी तरीके से स्ट्रांग होकर के सामने आई। अब यहीं से एक दूसरी चीज शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो ये धर्म की और इसकी सबकी राजनीति फैलाती है, जो लोगों को भावुक करती है और भावुकता में उनसे ऐसे निर्णय लेती है कि भाजपा पावर में बनी रहे, उसका एक बड़ा सीधा सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए काम करना चाहती है और इसके लिए उसके पास लोगों को भरमाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो फिलहाल आज के समय तक काम कर रहा है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की काट अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं खोज पाई है, जिसके चलते वोट लेकर के सरकार बनाना उसकी मजबूरी है। अब ऐसे में वोट लेने के लिए अगर वो महंगाई, बेरोजगारी, इनकी सबकी बातें करेगी तो सफल नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए काम कर रही है, उस वर्ग के लिए काम करने पर उसको कहीं न कहीं आम जनता के अधिकारों में कटौती और उनको मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करनी पड़ेगी। इसका सबसे पहला और सीधा स्पष्ट संकेत अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले प्रधानमंत्री काल में ही दे दिया था, जब आते ही आते उन्होंने पेंशन खत्म कर दी थी। अब यहाँ तो हुई एक बात। अब उसके बाद दूसरा कालखंड मोदी जी का आया, जहाँ उन्होंने लोगों को तरह तरह से बरगला करके और तरह तरह के सद्भाव दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को 7-8 साल तो खींचा। लेकिन कहीं न कहीं इसका विद्रोह होना भी था, इसके खिलाफ विद्रोह होना भी था। तो ऐसे में राहुल गांधी ने फिर उस कांग्रेस की परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने की सोची और पदयात्रा का प्रयोग शुरू किया। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी को भी ये प्रयोग इतना सफल रहा होगा, इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा। बहरहाल आज की तारीख में अभी तक राहुल गांधी जहाँ तक पहुँचे हैं, कन्याकुमारी से लेकर के मुजफ्फरनगर और उसके आगे कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पदयात्रा को जो बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये संदेश तो बिल्कुल सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आम जनता, विशेषाधिकार प्राप्त तो ठीक है, उसको तो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। अडानी और क्या नाम है, अडानी और अंबानी उसके ज्वलंत उदाहरण है नंबर 1। वो तो खैर शीर्ष के उदाहरण है। आप पैसे भी घूम घूम के देखिए, आपको हर शहरों में हर जगह पर आपको विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इधर पिछले 8 सालों में संपन्नता की नई इबारत लिखी है। वो सब जानते हैं, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में राहुल गांधी चल पड़े हैं, तो ये मान के चलिए कि एक तरीके से राहुल गांधी ने लोगों के बीच जाने की और लोगों के बीच अपनी बात रखने की और लोगों की बातें सुनने की कांग्रेस की उस पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया है, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी और जिसकी वजह से ही कांग्रेस लंबे समय तक पावर में रही। और ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि जब भी पावर में आते हैं तो ऐसा शोर मचाते हैं जैसे वही रहेंगे। हालांकि अभी तक कुल मिला के 13 साल पावर में रहे हैं, ऐसा इससे कोई बड़ी स्पष्ट ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बहुत विचार किया जाए। अब यह है कि राहुल गांधी की पदयात्रा पूरी हो, उससे एक माहौल तो बना है। हाँ, अब अगला स्टेप जो होगा वो देखने वाला होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये षड्यंत्र की राजनीति करने में ये लोग बड़े माहिर हैं। अब राहुल गांधी की कांग्रेस जो ऑलरेडी फिलहाल कमज़ोर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक भावनात्मक ज्वार भले बन गया हो। लेकिन मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि चुनाव के समय भावनात्मक ज्वार बहुत काम नहीं आता है। चुनाव में बहुत से दंड और बड़े षड्यंत्र और दांव पेच होते हैं। अब उन दांव पेचों और दंड फंद से कैसे राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस निपटेगी, ये देखना दिलचस्प अनुभव होगा। और ये देखना भी अपने आप में लोगों को मज़ा भी आएगा और
लेकिन बहरहाल कुल मिला के कहा जाता है कि लोकतंत्र बहुत से फेज़ से गुजरता है और भारतीय लोकतंत्र थोड़ा सा अनूठा अनूठा लोकतंत्र है भी। इसलिए इस लोकतंत्र की आगे आने वाली प्रयोगों को देखना और आगे लोकतंत्र ये कैसा शेप लेता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बस फिलहाल ये कह के मैं यहाँ बात खत्म करूँगा कि सारे दंद फंद और सारे दांव पेचों के बाद अगर राहुल गांधी आज की तारीख में भी प्रासंगिक हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि कांग्रेस की परंपरा अभी जीवित है और हो सकता है वो फिर से सुसंगठित और सुदृढ़ हो जाए। और मुझे उसके परिणाम फिर क्या सामने आएंगे देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको दिखाता रह सकूं। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा कि ये जो राजनीति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीति का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में मैं थोड़ा सा पीछे के इतिहास भी बीच बीच में बताता चलूँगा ताकि ये दौर कैसे आया इसको समझने में भी आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।